चलिए अशोकनगर की सियासी जमीन को समझते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, ये एक जनादेश के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की एक कोशिश है। तो कहानी शुरू होती है भारत के दिल से, मध्य प्रदेश। और वहां भी हम बात कर रहे हैं अशोकनगर की, एक ऐसी जगह जहां हर वोट की अपनी एक कहानी है और हर चुनाव एक नया इम्तिहान। 8,373 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2023 के चुनाव में ये वो फासला था जो जीत और हार के बीच था। इतना कम मार्जिन ये हमें बताता है कि यहाँ की सियासी जमीन पर मुकाबला कितना कड़ा है। तो इन आंकड़ों की गहराई में उतरने से पहले हमें वहां की जमीन को, वहां के लोगों को समझना होगा। अशोकनगर की राजनीतिक दरारें असल में उसके सामाजिक ताने बाने से ही निकलती हैं। देखिए, ये सीट एससी मतलब अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड है, और यहाँ की जो सियासत है वो मुख्य रूप से कुछ समुदायों के आसपास घूमती है, जैसे जाटव और चमार समुदाय, और ओबीसी में लोधी और यादव। और इन सब के बीच सामाजिक तनाव और आर्थिक तंगी ये वहां की एक कड़वी सच्चाई है। और ये तनाव ये सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं दिखता। जमीनी हकीकत वो कुछ ऐसी है कि ओबीसी नियंत्रकों ने एससी महिलाओं को पानी देने से मना कर दिया। जो परिवार बीजेपी के साथ नहीं थे उन्हें बोरवेल तक इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। अब आप सोचिए, जब पानी जैसी बुनियादी चीज सियासत का हथियार बन जाए तो जाहिर है गुस्सा तो बढ़ेगा ही। तो सवाल यह है कि ऐसे माहौल में वोटर ने क्या फैसला सुनाया। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और उनकी कहानी को समझते हैं। 78.5%, इतना जबरदस्त टर्नआउट। ये दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए, अपनी बात कहने के लिए कितने तैयार थे। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में फर्क कितना है, सिर्फ 4.9%। मतलब एक एक वोट की कीमत थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक चुनाव की कहानी है। जरा पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखिए। 2008 से लेकर 2023 तक तस्वीर कैसे पूरी तरह बदल गई है। एक तरफ जहां बीजेपी का वोट शेयर नीचे आया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी और भी साफ कर देता है। 15 साल पहले कांग्रेस कहां 24% पर थी, और आज देखिए लगभग 50% पर। यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये एक धीमी लेकिन लगातार हो रही सियासी करवट का सबूत है। तो इसका निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब है, अशोकनगर का वोटर अब पहले से कहीं ज्यादा जागा हुआ है, ज्यादा सक्रिय है। वोटिंग 60% से बढ़कर करीब 80% तक पहुंच गए, और ये बढ़ती हुई भागीदारी, ये रुझान कांग्रेस के पक्ष में गया। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली पहचान होती है, जहां हर एक नागरिक को बिना किसी डर के पूरी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने का, अपनी पसंद जाहिर करने का हक मिलता है। ठीक है, आंकड़े तो ये बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये बदलाव आ क्यों रहा है। सिर्फ क्या हुआ ये जानना अधूरा है, क्यों हुआ ये समझना सबसे जरूरी है। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये अशोकनगर की नब्ज है, लोगों का दर्द है। सबसे ऊपर क्या है? पानी, रोजगार और जाति के आधार पर भेदभाव। ये वो मुद्दे हैं जिनसे लोग हर दिन लड़ रहे हैं। सड़क और राशन भी हैं, लेकिन इन तीन की आग सबसे तेज है। तो ये चुनाव, ये किसी एक नेता की हार जीत नहीं थी। ये असल में दो बड़ी व्यवस्थागत, सिस्टमैटिक वजहों का नतीजा था। एक, जाति का समीकरण जो बदल रहा था, दलित समाज में एक नई चेतना आ रही थी। और दूसरा, वेलफेयर की योजनाओं में कमी। पानी, नौकरी, राशन, जब ये चीजें लोगों तक नहीं पहुंचती तो एक नैरेटिव बनता है, शासन बनाम उपेक्षा का। तो अब सवाल उठता है कि इस मुश्किल सियासी बिसात पर जीत की चाल कैसे चली जाए। देखते हैं कि ये जो सारा डेटा है, ये जो सारी समझ है, इसे एक ठोस प्लान में कैसे बदला जा सकता है। किसी भी रणनीति का पहला कदम होता है खुद को आईने में देखना, स्वॉट एनालिसिस। ताकत क्या है कि उम्मीदवार की जमीन पर पकड़ अच्छी है। कमजोरी, पार्टी का संगठन बहुत ढीला है, पैसा भी कम है। मौका क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और एससी न्याय का मुद्दा उठाकर आप लीड ले सकते हैं। और खतरा, सामने बीजेपी की जबरदस्त चुनावी मशीनरी है और ध्रुवीकरण का डर तो हमेशा बना रहता है। इसी को हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब अपनी तैयारी को 4 पैमानों पर तौलना। चुनावी गणित के लिहाज से चुनौती मीडियम है, संगठन के लिहाज से हम कमजोर हैं, कहानी यानी नैरेटिव बनाने के लिहाज से हमारे पास बहुत बड़ा मौका है, और संसाधन के लिहाज से हम फिर से कमजोर हैं। इस पूरी समझ के आधार पर बनती है एक 90 दिन की स्ट्रैटेजी। पहले 30 दिन सिर्फ सुनो,
गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों की बात सुनो। अगले 30 दिन काम करो और लोगों से जुड़ो। फिर अगले 20 दिन अपने लोगों को चुनाव के लिए तैयार करो। और आखिरी 10 दिन बस एक ही काम, हर वोटर को बूथ तक पहुंचाओ। और कैंडिडेट को क्या करना है? 3 बातें। पहली, अपनी मौजूदगी दिखाओ। एससी बस्तियों में रोज जाओ, उनके बीच बैठो। दूसरी, आवाज उठाओ, पानी और जाति के भेदभाव पर खुलकर बोलो। और तीसरी, एक नेता नहीं एक कार्यकर्ता बनो। अपनी छवि एक ऐसे इंसान की बनाओ जो दिन रात बस लोगों के लिए काम करता है। लेकिन ये सब तो चुनाव जीतने की बातें हुई। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और राजनीति के असली मकसद की बात करते हैं। सोचिए जरा, एक जनादेश का, एक मैंडेट का असली मतलब क्या होता है? क्या बस चुनाव जीत जाना, कुर्सी पर बैठ जाना, या इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है? देखिए, बहुत कम मार्जिन से मिली जीत कोई जनादेश नहीं होती। वो एक तरह का प्रोबेशन पीरियड होता है। जनता आपको मौका देती है काम करके दिखाने का। असली मकसद सत्ता पाने के लिए समाज को बांटना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सबको जोड़ना है। वोटर का विश्वास एक बहुत बड़ी, एक पवित्र जिम्मेदारी है। और हमें ये याद रखना चाहिए, जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी हमें सिखाता है, कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और उनकी सहमति से ही सही मकसद के लिए किया जाना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।